लगातार बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल में नदियां उफान पर हैं और जलस्तर खतरे के निशान को पार करने को आतुर है। ऊपर से भारी मात्रा में नेपाल से आए पानी ने बिहार और यूपी के सीमावर्ती जिलों में ज्यादा तबाही मचाई है। जून महीने में ही बिहार में एक बार फिर लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार में लगातार बारिश से खराब हो रहे हैं हालात। पश्चिमी चंपारण, बेतिया, गोपालगंज, हर जगह मचा दिख रहा है जल साम्राज्य। पिछले 48 घंटे में रुक रुक कर बारिश होती रही है और इस बारिश की वजह से और खास तौर पर नेपाल से तराई इलाकों में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो तस्वीरें इस बार नजर आ रही है वो आपके सामने है। आपको एक भी घर सही से नजर नहीं आ रहे होंगे। नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार बरसात ने इन इलाकों के सैकड़ों गांवों को पानी में डुबो दिया है। घर, मकान, स्कूल सब जलमग्न है। नतीजा, लोगों के सामने पलायन ही एकमात्र उपाय है। गंडक नदी के उफान पर आने की वजह से गोपालगंज के रामनगर इलाके में नाव ही एक सहारा है। पूर्वी चंपारण में भी दर्जनों गांवों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों के ज्यादातर सामान पानी में डूब चुके हैं। पानी को रोकने के लिए जो बांध और तटबंध बनाए जा रहे हैं वो सब नाकाफी साबित हो रहे हैं और इसके पीछे की वजह है सरकारी अमलों की लेट लतीफी भी। यहाँ इस बांध के ठीक पीछे दूसरा बांध है जिसको हम मेन बांध कहते हैं। वो थोड़ा हाइट में भी बड़ा है और ज़्यादा मजबूत है। वो सामने की तरफ है। ये दोनों बांध साल 2020 में कट गए और इसकी वजह से जो आगे के गांव हैं उन सारे गांव में पानी आ गया। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर इन बांधों की मरम्मत कराने और इनको मजबूत बनाने का काम शुरू किया और यही वजह है कि इस बांध में कुछ लोहे के बोल्डर्स भी लगाने का फैसला हुआ। बिल्कुल सामने ये जो लोहे के बोल्डर्स आप देख रहे हैं ये लगाने का फैसला सरकार ने किया। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देखिए कि ये मिट्टी पूरी दलदली सी है और इसकी वजह ये है कि ये काम लेट से शुरू हुआ। नेपाल से आए पानी ने न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को भी डुबो दिया है। घाघरा, राप्ती और शारदा नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। नतीजा, बहराइच के कई इलाके बाढ़ की जद में आ चुके हैं। जल्द ही ये नदियां खतरे के निशान को पार कर जाएंगी, तब और तबाही मचेगी। शारदा नदी में बढ़े पानी के चलते लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलों में भी बाढ़ आ चुकी है। पानी का बढ़ता स्तर और शोर गांव वालों को डरा रहा है। गंगा भी उफान पर आ रही है। बढ़ते जलस्तर की वजह से कानपुर में बैराज के 20 में से 8 गेट खोलने पड़े हैं। कानपुर में गंगा खतरे के निशान से बस आधा मीटर नीचे है। बाढ़ की मार से बंगाल भी अछूता नहीं। हावड़ा के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। दामोदर नदी पर बने बांध के लबालब भरने के बाद पूरा उदय नारायणपुर डूब चुका है। देश के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी पानी से मुसीबतें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ, बागेश्वर, ऋषिकेश, हरिद्वार, हर जगह लगातार बारिश से पानी का प्रहार जारी है। उत्तराखंड के बागेश्वर में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान है और तेज धार में बहते पानी का ये शोर लोगों को डरा रहा है। न जाने कब ये पानी रिहायशी इलाके को अपनी आगोश में ले ले। बागेश्वर में सरयू, गोमती नदियां तेज बारिश के चलते खतरा बन चुकी हैं। आपदा प्रबंधन विभाग इन पर नजर बनाए हुए है। बारिश के चलते न सिर्फ बाढ़ का खौफ है बल्कि लगातार बारिश से कई घरों की दीवारों में दरार आ गई है। एक हाईवे और गांवों के बीच 22 सड़कों पर बुलडोजर गिरने से रास्ता बंद हो चुका है। प्रशासन जेसीबी मशीनों की मदद से बुलडोजर हटा रहा है। बागेश्वर के बाद जोशीमठ की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। तस्वीर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की है, जहां हाथी पहाड़ के पास अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में दिख रही है। खतरे के निशान के बिल्कुल करीब है।
उपनाई अलकनंदा में कटाव की वजह से कई मीटर तक सड़कें धंस गई हैं और 1 किलोमीटर की सड़क खतरे की जद में है। कई जगह मलबे में गाड़ियां फंस रही हैं, कई सड़कों पर पत्थर गिर रहे हैं। बरसात में यहां सफर करना खतरे से खाली नहीं है। हरिद्वार में भी पिछले 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश के चलते गंगा में उफान आ गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से खानपुर ब्लॉक में तटबंध टूट गया, जिससे अचानक कई गांवों में पानी भर गया और अपने खेतों की रखवाली कर रहे कई किसान पानी के बीच फंस गए। इसके बाद मुसीबत में फंसे इन लोगों के लिए एनडीआरएफ की टीम मसीहा बनकर आई। एनडीआरएफ ने बाणगंगा और गंगा के बीच टापू पर खेती करने वाले करीब 30 किसानों का रेस्क्यू किया। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। आज ये ऐलान किया असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने और इसके बाद से ही यह मुद्दा देश भर में चर्चा में आ गया। 2019 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने भी छोटे परिवार को अपनाने की बात कही थी। लोन रेहाई কক কিবাই কক আমি কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাকত এবাৰ পপুলেশ্যন নৰ্মছটো আহি যাব। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बड़े और अहम बयान को लेकर आज देश भर में चर्चा और बहस छिड़ गई। मीडिया से बात करते हुए सीएम शर्मा ने साफ कर दिया कि राज्य में जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन माता पिता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और सरकार 2 बच्चों की नीति यानी 2 चाइल्ड पॉलिसी को अब चरणबद्ध तरीके से राज्य में लागू करेगी। शर्मा ने कहा कि उनके बयान को राज्य सरकार की तरफ से ऐलान ही समझा जाए कि जिन लोगों को सरकारी नीतियों का लाभ लेना होगा उन्हें 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनानी होगी। ऋण माफी हो या अन्य सरकारी योजनाएं, जनसंख्या मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि शर्मा ने साफ किया कि चाय बागान श्रमिकों, SC/ST समुदाय पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त नामांकन या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में भी ये लागू नहीं होगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने सीएम शर्मा के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसका समर्थन किया है। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण 100% होना ही चाहिए और जो ना माने उनको ऑब्वियसली या तो उनको वोट देने का राइट उनका छीन लेना चाहिए या सरकारी नौकरी आप उनको नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन असम के मुख्यमंत्री की इस घोषणा को लेकर राजनीति छिड़ गई है। Honorable Chief Minister of Assam has made an announcement that the Government of Assam is going to follow the population policy. By the announcement of Government of Assam, Mr. Chief Minister should remind him that whether it is not, it is political motivated. It should not be political motivated. The Government of Assam has to take the people who are working in this ground to control the birth. ये वही व्यक्ति तो हैं जिन्होंने ये भी कहा था कि मसाज पार्लर चलाना ज्यादा जरूरी है कोरोना से के नियंत्रण करने की बजाय। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो ये इस सम्मानित व्यक्ति की परिपक्वता का अपना एक उदाहरण है। वहीं असम की तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों की नीति पर कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों और अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। खबर है कि जल्द वो अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा। हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में होती जा रही है और उसी वजह से सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, चाहे वो अस्पतालों में समस्या हो, चाहे वो खाद्यान्न की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो और सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। तो हमारा ये मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। आपको याद होगा कि 2019 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी भी इशारों में जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जाहिर करते हुए छोटा परिवार अपनाने की बात कह चुके हैं। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए
हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। दरअसल वोट बैंक की राजनीति और खास वोटर वर्ग को नाराज न करने के चलते सरकारें देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून नहीं बना सकी और आजादी के बाद से ही लगातार बिना किसी नियोजन के भारत की आबादी बेतहाशा बढ़ती रही। इसका भारी नुकसान बेरोजगारी, बीमारी और भुखमरी के रूप में सामने आया। वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी लगातार इसका बड़ा नुकसान उठा रही है। अब असम के मुख्यमंत्री के इस ऐलान के अलावा भी कई राज्य 2 चाइल्ड पॉलिसी पर पुख्ता कदम उठाने की कोशिश में हैं। यानी आने वाले दिनों में देश में ये मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक हलकों में गर्म रहेगा। असम के सीएम शर्मा की 2 बच्चों की नीति के मुद्दे पर राजनीति होगी, ये तय है। राजनीति ही तो हो रही है आजादी के बाद से, लेकिन देश की तेजी से बढ़ती आबादी लगातार तबाही के संकेत दे रही है। आपको बताते हैं कि दुनिया के कई देश हैं जिनमें इस्लामिक देश भी शामिल हैं जिन्होंने 2 बच्चों की नीति को अपनाया। एक और बड़ा सवाल यह भी है कि बढ़ती जनसंख्या का बड़ा बोझ देश के टैक्स पेयर्स कब तक उठाएंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने के ऐलान के बाद जनसंख्या विस्फोट से निपटने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास और रोजगार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए 2 बच्चों की नीति अनिवार्य करने की मांग पिछले कई सालों से लगातार उठ रही है। आंकड़ों के मुताबिक भारत हर रोज चीन से 23,000 ज्यादा बच्चों को जन्म दे रहा है। यानी बड़ी आबादी ही वो प्रमुख वजह है जिसके चलते बेरोजगारी, बीमारी और भुखमरी तेजी से देश में पांव पसार रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के नागरिक अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हैं, लेकिन देश के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर अभी भी बेपरवाह बने हुए हैं। एक तरफ है देश के वो नागरिक जो ज़्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हैं वो लोग जिनके कमाए पैसों पर टैक्स लगाकर सरकार इन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का इंतजाम करती है। यानी ज़्यादा आबादी की देखभाल के लिए भी टैक्स पेयर द्वारा चुकाया पैसा ही काम आता है। टैक्स पेयर एसोसिएशन ऑफ भारत नाम की संस्था के अध्यक्ष मनु गौड़ ने 2019 में जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम 2019 का ड्राफ्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा था। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद डॉक्टर संजीव बालियान, सतीश गौतम, भोला सिंह समेत कई सांसद थे जिन्होंने राष्ट्रपति से मांग की थी कि जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम 2019 संसद में जल्दी से पेश हो और जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द बने। वर्ष 2018 में 125 सांसदों के सहयोग से एक प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। उस प्राइवेट मेंबर बिल का शीर्षक था जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम। जो बच्चों को आप जन्म देने जा रहे हो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके माँ बाप की होनी चाहिए। करदाताओं पर अधिक बोझ ना पड़े, देश पर अधिक बोझ ना पड़े, इसके लिए जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलने चाहिए जिनके 2 बच्चे तक सीमित हों। एक अनुमान के मुताबिक भारत सरकार देश में 9 करोड़ से ज्यादा बच्चों को फ्री में दोपहर का खाना और 81 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज दे रही है। जाहिर है सरकार ये सब करदाताओं के पैसों से कर पा रही है, लेकिन डर है उस दिन का जब भारत में टैक्स पेयर कम हो जाएंगे और खाने वाले अधिक। देश में जिस तरह आबादी बढ़ रही है उससे वर्ष 2050 तक भारत की आबादी 200 करोड़ होने का अनुमान है, लेकिन अगले 30 वर्षों में बढ़ने वाली लगभग 60 करोड़ आबादी के लिए संसाधन कहां से आएंगे? क्या उसका बोझ भी करदाताओं पर पड़ेगा? टैक्स पेयर एसोसिएशन ऑफ भारत की ये मांग है कि देश में, संपूर्ण देश में, देश के सभी राज्यों में 2 बच्चों की नीति लागू की जाए। समस्त सरकारी सुविधाएं सिर्फ लाभ उन लोगों को दिया जाए जिनके 2 तक बच्चे हैं, उनसे अधिक को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए, जिससे भारतीय करदाता पर बोझ ना पड़े और मध्यम वर्ग देश से पलायन करने की ना सोचे। टैक्स पेयर एसोसिएशन ऑफ भारत यानी टैक्स ऐब ने कुछ साल पहले जनसंख्या नियंत्रक कानून की मांग करते हुए भारत फॉर पॉपुलेशन लॉ नाम की पहल भी शुरू की थी, जिसका समर्थन देश की जानी मानी हस्तियों ने किया। टैक्स पेयर मैं भी हूं। टैक्स ऐब और उसके पॉपुलेशन कंट्रोल के मुद्दे को मैं भी सपोर्ट करता हूं और आप सभी से भी इस मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए अपील करता हूं। मैं टैक्स ऐब का और उसके जनसंख्या नियंत्रण मुद्दे का समर्थन करता हूं।
साथ ही आपसे भी समृद्ध भारत बनाने में समर्थन की अभिलाषा करता हूं। जय भारत। मैं टैक्स ऐप और उसके जनसंख्या नियंत्रण मुद्दे का समर्थन करता हूं। बीइंग टैक्स पेयर, मैं टैक्स ऐप के साथ में हूं। मैं टैक्स ऐप और उनके जनसंख्या नियंत्रण मुद्दे का भी समर्थन करता हूं। आपको बता दें कि जिस टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर देश में राजनीतिक माहौल गर्म है, लोग जिस टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर अपने अपने फायदे और नुकसान गिना रहे हैं, उसी टू चाइल्ड पॉलिसी को दुनिया के कई देशों में सफलतापूर्वक अपनाया जा चुका है। कई लोग तो ये भी दलील दे रहे हैं कि इस टू चाइल्ड पॉलिसी से देश के मुस्लिम नागरिक नाराज होंगे, तो उनको ये बता देना भी जरूरी है कि ईरान ऐसे इस्लामिक देश में भी पिछले कई सालों से टू चाइल्ड पॉलिसी पर ही जोर दिया जा रहा है। दुनिया के किन देशों में 2 बच्चों की पॉलिसी सफलतापूर्वक लागू की जाती रही है, आइए देखते हैं। दुनिया में सबसे पहले वियतनाम में 2 संतान कानून लागू हुआ था। (1970) में ब्रिटिश काल में हांगकांग में भी यह कानून लागू किया गया। 1970 में ही सिंगापुर में नेशनल फैमिली प्लानिंग कैंपेन के तहत स्टॉप एट 2 यानी 2 बच्चों पर रुक जाएं पॉलिसी लॉन्च की गई। इस्लामिक देश ईरान में भी 1990 से 2016 तक 2 संतान कैंपेन चलाया गया। ये तो हुई दुनिया के कई देशों की बात। अब नजर डालते हैं कि 2019 तक देश के अलग अलग राज्यों में 2 बच्चों से संबंधित नीति का क्या हाल है। असम मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक वर्ष 2021 से 2 से अधिक बच्चों वाले लोग सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माने जाएंगे। राजस्थान में भी सरकारी नौकरियों के मामले में जिन उम्मीदवारों के 2 से अधिक बच्चे होंगे वो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। मध्य प्रदेश भी साल 2001 के बाद से 2 बच्चों के मानदंड संबंधी नीति का पालन कर रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित माना गया। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम स्थानीय निगम चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा। ओडिशा जिला परिषद अधिनियम भी 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करता है। भारत में बीते 2 दशकों के दौरान लगातार इस बात की कोशिशें होती रही हैं कि आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ आबादी का दबाव कम किया जा सके। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का ताजा कदम इस बात की गवाही देता है कि नेताओं को वोट बैंक की परवाह किए बिना जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर आगे बढ़ना होगा, वरना आबादी का बोझ विकास दर की टांग खींचने और अर्थव्यवस्था की रीढ़ चरमराने के लिए काफी है। और आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए देश भर से चंदा इकट्ठा किया गया। मंदिर तीर्थ ट्रस्ट पर उस चंदे की चोरी के आरोप लग रहे हैं, रामद्रोह के आरोप लग रहे हैं और वजह बड़ी साफ है कि 1 महीने के भीतर मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन की सौदेबाजी सवालों के घेरे में आ गई है। पहली बार 15 मिनट के भीतर जमीन की कीमत 9 गुना ज्यादा हो गई थी। दूसरी बार जमीन 3 महीने के भीतर 12 गुना ज्यादा कीमती हो गई। जमीन हमेशा से सबसे बड़ी जायदाद रही है। वजह है इसकी कीमतों में लगातार होने वाली बढ़ोतरी। इसीलिए हमेशा से जमीन में निवेश करने को मुनाफे का सौदा माना जाता है। वजह है उससे मिलने वाली रिटर्न। लेकिन ये रिटर्न कितनी हो सकती है, इसकी भी एक सीमा होती है। पर अयोध्या में ये सारी सीमाएं टूटती जा रही हैं। राम मंदिर से जुड़ी जो जमीनें खरीदी जा रही हैं, उसमें रिटर्न 1000% से भी ऊपर है, यानी कल्पना से भी बहुत ज्यादा। 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में बेचने का पहला मामला तो आप जानते हैं। अब मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई एक और जमीन में नया विवाद सामने आ गया है। विवाद की वजह है टीवी स्क्रीन पर जो जमीन आप देख रहे हैं वो 3 महीने में 12 गुना ज्यादा कीमती हो गई। मैं इस वक्त उसी प्लॉट पर मौजूद हूं जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ा सा प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल 890 वर्ग मीटर है और ये रामकोट इलाके में है। रामकोट जन्मभूमि का इलाका है, यहाँ से राम जन्मभूमि बहुत नज़दीक है। और ये जो ज़मीन थी ये महंत देवेंद्र प्रसाद से दीप नारायण, जो कि अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे बताए जाते हैं, उनसे फरवरी में महज 20 लाख रुपए की खरीदी थी। और धीरे से इस ज़मीन को 3 महीने बाद मई महीने में ट्रस्ट को बेचा गया। इसी साल 20 फरवरी को यह जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी गई थी और मई महीने में 2.5 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट को बेची गई।
एक बार फिर इस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले इस जमीनी खेल को समझिए। कुल 8,900 वर्ग मीटर की जमीन है। इसके पहले मालिक थे महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य। फरवरी 2021 तक ये जमीन के मालिक रहे। इन्होंने जमीन दीप नारायण उपाध्याय को बेची। 20 फरवरी 2021 को यह सौदा हुआ। 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई, जिसके गवाह थे वेद नारायण पांडे और पवन तिवारी। दीप नारायण उपाध्याय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को जमीन बेच दी। 11 मई 2021 को जमीन का फिर सौदा हुआ। मंदिर ट्रस्ट ने 2.5 करोड़ रुपए में यह जमीन खरीदी, जिसके गवाह थे अनिल मिश्रा और राजकुमार दास। यानी 3 महीने में जमीन के दाम 12 गुना बढ़ गए। जमीन पर 12 गुना रिटर्न कमाने वाले दीप नारायण उपाध्याय किसी भी आरोप को खारिज कर रहे हैं, लेकिन वो अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे भी हैं। लिहाजा मंदिर ट्रस्ट के साथ साथ राजनीतिक हमले के निशाने पर दीप नारायण उपाध्याय भी हैं। हिंदुत्व की लड़ाई में खुद को बीजेपी से बड़ी साबित करने वाली शिवसेना को मंदिर ट्रस्ट के बहाने बीजेपी पर हमले का मौका मिला। 2 करोड़ की जमीन आप 18.5 करोड़ में खरीद लेते हैं। 20 लाख की जमीन आप 2.5 करोड़ दे देते हैं। 36 लाख की जमीन आप 1 करोड़ में खरीद लेते हैं। कहीं ना कहीं इस प्रश्न चिन्ह मंदिर पे नहीं उठा रहा है, ये उस ट्रस्ट पे उठा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने गठन करने की बात कही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये जिम्मेदारी दी थी। जिनको ये जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी को भलीभांति निभाएं और धर्म और आस्था के विषय के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और किसी तरीके की मनमानी नहीं होनी चाहिए। सर्किल रेट के हिसाब से 35 लाख रुपए की जमीन 2.5 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की भूमिका एक ही महीने में दूसरी बार सवालों में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चंदा चोरी की वजह से, ट्रस्ट के भ्रष्टाचार की वजह से प्रभु श्री राम का मंदिर 1.5 वर्षों से अयोध्या में नहीं बन पा रहा। मोदी और योगी सरकारें जान लें कि राम नाम के नाम पर की गई चंदे की लूट रामद्रोह से कम कुछ नहीं। इससे पहले वाले कथित घोटाले के दौरान भी गृह मंत्रालय को दखल देना पड़ा था। अब एक बार फिर इस जमीन की खरीद फरोख्त ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ के गंभीर आरोप हैं ये। दरअसल आजकल लोग ये भी पूछते हैं निवेश को लेकर सवाल कि कहां निवेश करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। इस पर आइए आपको एक रिसर्च दिखाते हैं। बड़ी दिलचस्प ये रिसर्च है। आप देखिए अयोध्या में जमीन की जो सौदेबाजी हुई उसमें किस तरीके से 825% से लेकर 1150% तक का मुनाफा कमाया गया। जबकि आप पीपीएफ से लेकर म्यूचुअल फंड तक में अगर पैसा लगाते हैं तो आप देखिए कितना पैसा मिलता है साल भर में। 7% का रिटर्न है पीपीएफ में और 46% है एसआईपी में। सेविंग अकाउंट में सिर्फ 3% का रिटर्न मिलता है, जबकि आप जब एफडी करेंगे तो 4% का रिटर्न है यहां पर। और सोने में अगर आप पैसा लगाते हैं साल भर के लिए तो 6% का रिटर्न है। लेकिन अयोध्या में जमीन में लोगों ने पैसा लगाकर कैसे वारे न्यारे किए हैं इन आरोपों के मुताबिक आप देखिए। सबसे ऊपर जो आंकड़े आपको लगातार दिख रहे हैं, सेंसेक्स में 152% तक का ही रिटर्न है, लेकिन वहां 825 से 1100% तक का रिटर्न मिलता है साफ तौर पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।